नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग मौर्य काल से लेकर के मुगल काल तक के झारखंड के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सेशन जो है जेपीएससी और जीएसएससी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जेएसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है वह 28 तारीख को होने वाला है, 28 और 4 फरवरी को। तो इस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप लोगों का यहाँ पर इस सेशन के दौरान बहुत ही बेहतरीन रिवीजन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार उसे पूछा जाता है। तो अगर आप लोग इस सेशन का फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंतर्गत जाते हैं तो आप लोगों को वहां पर यूट्यूब पर मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस के वहां पर पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शंस हैं पुंडरिक देश, कुक्कुट देश, पशुभूमि और मुरुंड देश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने झारखंड को ऑप्शन बी कुक्कुट देश नाम दिया है। ध्यान रखिए, कुक्कुट देश से अर्थशास्त्र में झारखंड को संबोधित किया गया है। और उल्लेखनीय तथ्य है कि अर्थशास्त्र की इस रचना में ही चाणक्य ने यह बताया है कि कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। यह भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ में झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना के विषय में लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र में झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में यहाँ पर प्रवाहित होने वाली इंद्रवानक नदी की चर्चा की गई है। इंद्रवानक नदी की चर्चा करते हुए कौटिल्य लिखते हैं कि इस नदियों से हीरा प्राप्त होता था और इंद्रवानक की जो नदियां हैं ये संभवतः आज का ईब और शंख नदी का इलाका रहा होगा, जहां से हीरे प्राप्त होते होंगे मौर्य काल के दौरान। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों तथ्य आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था? ऑप्शन है आपके मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में और इनमें से कोई नहीं। तो मां भद्रकाली की जो मूर्ति है इटखोरी में, उसका निर्माण आपका ऑप्शन सी पाल काल के दौरान माना जाता है। और मां भद्रकाली की जो प्रतिमा है यह बौद्ध धर्म में जब तंत्रयान का प्रवेश हो जाता है तो तंत्र के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म में निर्मित जो मूर्तियां थी वो कहीं ना कहीं काली के रूप को प्रतिबिंबित करती है। और पाल काल के दौरान यदि हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपका वज्रयान शाखा का प्रचलन था। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में जब तंत्र मंत्र का प्रवेश हो गया तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत वज्रयान शाखा का विकास हम लोग देखते हैं। और वज्रयान से पहले जब हम लोग देखें तो दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। उसके बाद तीसरी शाखा आती है वज्रयान की। इसके पश्चात कई और शाखाएं भी बौद्ध धर्म में देखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड का दिया गया नाम हमें बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है आठवीं देश, कर्कखंड, अखड़ा भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अशोक ने अपने शिलालेख 13 में सीमावर्ती राज्यों की चर्चा की है। ध्यान रखिएगा, सीमावर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें विदेश के साथ साथ भारत में जो इसकी सीमाएं हैं मौर्य साम्राज्य की किसके साथ लग रही हैं उसकी चर्चा की गई है। और शिलालेख 13 में अशोक ने आटविक प्रदेश की चर्चा की है। आटविक प्रदेश या आटव प्रदेश, आटव या आटवी प्रदेश, आटवी प्रदेश की चर्चा की गई है। और इसी आटविक, आटव या आटवी के अंतर्गत आपका झारखंड भी आता था। और यह मुख्य रूप से आपका मध्य भारत का जो वन प्रांतर क्षेत्र है, वन प्रांतर क्षेत्र या मध्य भारत में आज भी हम लोग देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा, आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार जो है ये मूल रूप से मध्य भारत के अंतर्गत आता है। और इसी वन प्रांतर को अशोक के शिलालेखों में
आटविक प्रदेश कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मध्य भारत का अंश होने के कारण ही झारखंड को अशोक के शिलालेख में अटावी या आठवीं या आटविक प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस आपका दिया गया है बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर। तो यहां इस प्रश्न में बताना है कि मुस्लिम झारखंड में कब प्रवेश कर पाए थे। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया था। इसका श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। और यहाँ यदि हम लोग देखें तो शेरशाह सूरी ने अपने सेनापति खवास खां को, ध्यान रखिएगा, खवास खां को आपका शासक थे, महारथ चेरो के विरुद्ध अभियान पर भेजा था, महारथ चेरो के विरुद्ध भेजा था। और उल्लेखनीय तथ्य है कि शेरशाह सूरी ने इस अभियान को मूल रूप से, इतिहासकारों का कहना है कि श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना चाहता था, जो कि सफेद रंग का था और मस्त होने पर अपने आप को किसी के प्रति समर्पित नहीं करता था, कोई इसके कंट्रोल नहीं कर पाता था और अपने मस्तक पर यह धूल को कभी बैठने नहीं देना चाहता था। तो ये इसकी विशेषताएं थी जिसके कारण शेरशाह सूरी इस हाथी को प्राप्त करना चाहता था। और इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो शेरशाह सूरी अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में झारखंड का उपयोग किया करता था। साथ ही साथ जब 1538 ईस्वी में हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह ने अपना अभियान किया था तो बंगाल प्रवेश के लिए उसने झारखंड के तेलियागढ़ी का ही उपयोग किया था, जो कि वर्तमान में साहेबगंज जिला में स्थित है और राजमहल की पहाड़ियों के बीच का यह एक प्रवेश मार्ग है। तेलियागढ़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है प्रताप राय, धवल राय, मेदिनी राय और सहबल राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह के शासन काल में दोईसा पर आक्रमण किया था और रघुनाथ शाह जो थे नागवंशी शासक थे। नेक्स्ट है, कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल रहा था? छत्तीसगढ़, बंगाल, राजस्थान और उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जो है आपका, उड़ीसा यहाँ का शासक था कौन? खारवेल। उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था और वर्तमान समय में उड़ीसा जो है आपका झारखंड के दक्षिण दिशा में है और मगध जो है बिहार का क्षेत्र, पटना गया आदि का जो क्षेत्र था, औरंगाबाद आदि का, ये मगध प्रांत कहलाता था और पाटलिपुत्र जो थी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो उड़ीसा से बिहार जाने के लिए झारखंड राज्य का उपयोग किया था कलिंग राज खारवेल ने। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है बीरभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि जिलों के कई स्थानों का नाम चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होता है। बी है चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना, सारठ प्रखंड के चित्रा तथा देवघर जिले के करौ ग्राम में पधारे थे। सी है मानभूम, हजारीबाग, सिंहभूम के कई स्थानों के नाम भी चैतन्य चरितामृत में आया है। और डी है चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ आए थे। तो इस प्रश्न में हमें कौन सा कथन गलत है उसकी पहचान करना है। तो यदि हम लोग ए, बी और सी और डी कथन को देखते हैं तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे स्थलों का जो जिक्र है ये चैतन्य चरितामृत में आता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु जो थे वो कोराम्बे में स्थापित दुर्गा मां के प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ नहीं आए थे। आए क्यों थे? तो ध्यान रखिएगा कि मथुरा जाने के क्रम में पंच परगना के कुछ क्षेत्रों में ये निवास किए थे कुछ दिन के लिए। चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाने के क्रम में झारखंड में ठहरे थे। नेक्स्ट है, नागवंशी राजा मोहन राय और गजघंट राय किस पालकालीन राजा के समकालीन थे?
तो ऑप्शन है गोपाल, महेंद्रपाल, महिपाल और इनमें से कोई नहीं। तो पालकालीन शासक कौन थे? तो महेंद्रपाल, ध्यान रखिएगा, महेंद्रपाल के समकालीन थे नागवंशी राजा मोहन राय और गजघंट राय। यहां ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई थी और इस शासक को, गोपाल को, जनता ने अपना नेता या राजा स्वीकार किया था और इसी के पश्चात जो है पाल वंश स्थापित होता है। और इसका सबसे प्रभावशाली शासक था धर्मपाल। धर्मपाल जो था कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक था और इसके पश्चात इसका पुत्र देवपाल शासक बनता है। इसने भी कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासन काल में झारखंड पर मुगलों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। और यहां पर ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासन काल में ही उल्लेख प्राप्त होता है कि शंख नदी में क्या मिलते हैं? तो हीरे प्राप्त होते हैं, हीरे प्राप्त होते हैं। और झारखंड के नागवंशी शासक को जमींदार खान ए अलामा कहा गया है, यानी हीरा खानों का मालिक किसे कहा गया था? तो नागवंशी शासकों को कहा गया था जहांगीर के शासन काल में। और पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र में भी इंद्र वानक की नदियों में हीरे प्राप्त होने के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं, जो कि ईव और शंख नदियों का क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि सिंहभूम के पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की थी? ऑप्शन है 1585, 1588, 1591, 92 और 1594, 95। तो सिंहभूम के जो पोरहाट वंश के शासक थे उन्होंने मुगलों की अधीनता 1591 और 92 ईस्वी में स्वीकार की थी, जब राजा मानसिंह का अभियान अकबर के शासन काल में इस क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबद्ध रहा है? ऑप्शन है जयदेव, गोपीनाथ, तुलसीदास और इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के कवि थे वो थे जयदेव, ध्यान रखिएगा, जयदेव ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जयदेव का जो संबंध था वह झारखंड से संबंधित था और इनकी जो प्रमुख रचना है वह है आपका गीत गोविंद इनकी प्रमुख रचना थी। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल में झारखंड का कौन सा स्थान तीर्थ स्थल रहा था? ऑप्शन है इटखोरी, पारसनाथ, सीतागढ़ा या उपर्युक्त में से सभी। तो पूर्व मध्यकाल में झारखंड का जो प्रमुख तीर्थ स्थल था वह आपका तीनों स्थल था, इटखोरी, पारसनाथ और सीतागढ़ा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। बी है, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के प्राप्त होते हैं। सी है, चाईबासा में इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और डी है, उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सही हैं। यदि हम लोग तीनों कथन को देखते हैं तो तीनों कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं ये तीनों के तीनों सही हैं कि सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, चाईबासा में इंडो सीथियन सिक्के और कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। और ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल में इस पर आपका बिहार और बंगाल, बिहार का अधिकार यहाँ पर देखा जाता है, जो मूल रूप से आपका बंगाल का एक सूबा या उप सूबा हुआ करता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? ऑप्शंस हैं दूधपानी, इटखोरी, पांडु और बेनीसागर। तो पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख कहां से मिले हैं? तो आपका ऑप्शन बी इटखोरी। पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि इटखोरी मंदिर का जो निर्माण हुआ है वह पाल शासकों के शासनकाल के अंतर्गत ही माना जाता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इटखोरी से पाल वंशीय महेंद्र पाल जो शासक थे उनके शिलालेख प्राप्त हो सकते हैं या हुए हैं। तारीखे फिरोजशाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया है? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? तो ध्यान रखिएगा, तारीखे फिरोजशाही में बताया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध 2 बार अभियान किया था
और बंगाल जो है झारखंड के कहाँ है, पूर्व में है। और प्राचीन काल की बात करें 1947 के पूर्व, तो आपका पश्चिम बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये आपका बंगाल सूबा कहलाता था, जिसमें झारखंड और बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी आपका शामिल था। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा भी इसमें शामिल था। ये पूरा का पूरा एरिया जो था बंगाल सूबा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के किस राजा ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया? ऑप्शन है नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय, सिंहदेव या इनमें से कोई नहीं। तो 12वीं सदी के शासक थे उड़ीसा के आपका नरसिंहदेव द्वितीय, और इन्होंने स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम वंश। ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश के शासनकाल में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां जो थी वो झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने किसका निर्माण करवाया था जिसका अस्तित्व आज भी विद्यमान है? ऑप्शन है भीमसागर, नवरत्नगढ़, पालकोट का किला और दोईसागढ़। तो आंसर हो जाएगा आपका भीमकर्ण ने अपनी राजधानी में भीमसागर तालाब का निर्माण करवाया था, जिसका अस्तित्व आज भी है। और भीमकर्ण जो था नागवंशी शासक, प्रथम नागवंशी शासक था, जिसने राय के स्थान पर आपका कर्ण की उपाधि धारण की थी। और कर्ण की जो उपाधि थी नागवंशियों के द्वारा कलचूरी राजवंश से प्रभावित होकर के इन्होंने ये कर्ण की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त यदि भीमकर्ण की बात की जाए तो भीमकर्ण ने नागवंशी राज्य की राजधानी चुटिया से स्थानांतरित करके खुखरा स्थानांतरित कर दिया था। चुटिया से खुखरा किसने स्थानांतरित किया था? तो भीमकर्ण ने राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? ऑप्शन है बरही, बड़कागांव, पदमा या सतगावा। तो फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीता था? तो आपका ऑप्शन डी सतगावा, और इसे जीते गए क्षेत्रों की राजधानी बनाया था। उस समय जब फिरोज शाह तुगलक ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था झारखंड पर, तो उस समय झारखंड के इस क्षेत्र पर बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह का शासन था। और ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा का शासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, धनबाद के गोविंदपुर में पूर्व मध्यकालीन कवि रचित शिलालेख मिला है, उस कवि का नाम क्या है? ऑप्शन है कवि रामदेव, कवि पंत, कवि गंगाधर और कवि महादेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवि गंगाधर के द्वारा रचित शिलालेख मिला है। कहां से? तो धनबाद के गोविंदपुर से। अगला प्रश्न है, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? ऑप्शन है मलिक बया, सैफुद्दीन, मलिक छज्जू या इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को 1310 ईस्वी में नागवंशी शासकों के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो नागवंशी शासक था वह था आपका वेणु कर्ण, और इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा उसे कर देना स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी ने आपका नदिया पर जो आक्रमण किया था वह झारखंड से होकर के किया था। और उस समय की बात करें तो नागवंशी शासक थे हरिकर्ण। उस समय 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के शासन
बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय नागवंशी शासक थे, और बंगाल के जो शासक थे उस समय सेन वंश का लक्ष्मण सेन जो था वह बंगाल पर शासन कर रहा था, जिसकी राजधानी नदिया थी। ध्यान रखिएगा, उसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया। और इसी आक्रमण के क्रम में बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, ओडिशा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार किया था? ऑप्शन है राजेंद्र, बी है कपिलेंद्र गजपति, सी है सुरेंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कपिलेंद्र गजपति जो उड़ीसा के गजपति वंश से संबंधित थे, इन्होंने संथाल परगना और छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। ऑप्शन में यदि हम लोग देखें तो दक्षिण जाने के लिए इन 3 राज्यों का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत में शामिल है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत में शामिल है, केवल झारखंड ही है जो ये झारखंड से होकर के जा सकता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होकर के नीचे उड़ीसा, और फिर दक्षिण भारत की यात्रा मलिक काफूर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, तुगलक काल के किस सिपह सालार ने हजारीबाग के चाई किले को जीतकर फतेह खान के हवाले कर दिया था? ऑप्शन है मलिक बया, खवास खां, शहबाज खां और इनमें से कोई नहीं। तो तुगलक काल में जो झारखंड पर आक्रमण हुआ था, वह आक्रमण पहला मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था, और मुहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था वह था आपका ऑप्शन ए मलिक बया। और मलिक बया ने हजारीबाग में चाई चंपा क्षेत्र पर, चाई चंपा या जिसे हम लोग छह और चंपा राज्य के नाम से भी जानते हैं, इस पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के द्वारा ही चाई का किला जीत लिया था और फतेह खान के हवाले कर दिया गया था। यदि हम लोग संथाली स्रोतों की बात करें तो यह जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, यह इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि संथाली स्रोतों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में किस सेनापति ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो ध्यान रखिएगा कि इब्राहिम अली यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। यद्यपि मलिक बया और इब्राहिम अली दोनों ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन वहां स्पेसिफिक मेंशन किया जा सकता है कि संथाली स्रोतों के अनुसार। और एक अन्य तथ्य है कि जब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तो नागवंशी शासक हरिकर्ण थे, हरिकर्ण नागवंशी शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए, उरांव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। बी है, उरांव एवं मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। सी है, खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खुत, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित हैं। और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहां पे यदि हम तीनों कथन को देखें तो तीनों कथनों की जांच करने के बाद हमें प्राप्त होता है कि जो उरांव जनजाति का प्रवेश था वह बख्तियार खिलजी के साथ में हुआ था। बिल्कुल सही है। उरांव और मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं, और खिलजी काल में प्रचलित चौधरी, खुत और मुकद्दम जैसे शब्द आज भी विभिन्न जनजातियों की भाषाओं में पाए जाते हैं। इसलिए तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विद्रोही जुनैद कर्रानी का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था? तो इसका ऑप्शन है 1586, 1594, 1589 और 1595। तो इसका आंसर हो जाएगा 1589 ईस्वी में अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विद्रोही जुनैद कर्रानी का पीछा करते हुए सिंहभूम से गुजरा था। और ध्यान रखिएगा, जब 1589 ईस्वी में मान सिंह ने आक्रमण किया था तो उस समय चेरो वंश का जो शासक था वह आपका भगवत राय, या इसे हम लोग रणपत चेरो के नाम से जानते हैं। रणपत चेरो या भगवत राय मानसिंह के शासन काल में चेरो शासक था।
और इसे पराजित करने के पश्चात ही सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्रों को मानसिंह ने जीता था। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें मानसिंह का झारखंड में निवास के दौरान क्या क्या काम किए, तो मानभूम में इन्होंने पंचेत का किला का पुनरुद्धार करवाया था। साथ ही परा एवं तेलकुप्पी के मंदिर, ध्यान रखिएगा, परा और तेलकुप्पी के जो मंदिर थे इसका भी पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो राजमहल के क्षेत्र को जीता और उसे क्षेत्र में शामिल किया तथा बंगाल की राजधानी बनाया था। यहां ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जब मान सिंह अफगान विद्रोही जुन्नैद कररानी का पीछा कर रहा था तो तत्कालीन रामपुर या हम लोग कहें वर्तमान का रामगढ़ में इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में मुगल सेना को विजय प्राप्त होती है। इसे रामपुर की लड़ाई भी कहा जाता है और इसी लड़ाई में मानसिंह ने जुन्नैद कररानी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पशुभूमि, पुंडरिक देश, खुटकट्टी, खुकरा या कुकरा। तो मुगल काल की यदि हम लोग बात करें तो मुगल काल में झारखंड को खुकरा या कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और मुगल काल में झारखंड में दो प्रमुख शक्तियां थी, एक आपका पलामू का चेरो वंश और दूसरा आपका था नागवंश। ये दोनों आपके प्रमुख वंश या क्षेत्रीय राजवंश थे झारखंड में मुगल शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था? ऑप्शन है इब्राहिम सरकी, हुसैन शाह सरकी, अब्दुल्ला सरकी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इब्राहिम शाह सरकी जो कि जौनपुर के सरकी वंश का शासक था, उसने मिथिला के राजा शिव सिंह और बंगाल के राजा गणेश के विरुद्ध आक्रमण किया था और इस आक्रमण के लिए उसने झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जौनपुर के सरकी राजवंश का जो संस्थापक था आपका मलिकुश सर्क था। अगला प्रश्न है झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, कबीरदास या चैतन्य महाप्रभु। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार करने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है और चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाने के क्रम में झारखंड के पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक ठहरे थे। अगला प्रश्न है झारखंड से कनिष्क के समय के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रांची से कनिष्क के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं और कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की बात करें तो इसकी राजधानी दो जगह थी, एक आपका पेशावर और दूसरा आपका भारत में उत्तर प्रदेश का मथुरा। ये दो जगह आपका कनिष्क की राजधानी थी और इसके सिक्के रांची से प्राप्त होते हैं। कुषाण शासक जो थे ये सिल्क रूट, ध्यान रखिएगा, सिल्क रूट या रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए विश्व प्रसिद्ध थे और इसी के द्वारा चलाया गया जो कनिष्क का सक्षम बध था वर्तमान में भारत सरकार के राजकीय संबंध के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के भगौड़ा शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? ऑप्शन है रांची, सिंहभूम, साहेबगंज, सतगावा। आंसर हो जाएगा आपका हुसैन शाह सरकी जो कि सिकंदर लोदी के भय से भागा था, वह झारखंड के साहेबगंज में शरण लिया था और तत्कालीन झारखंड जो था वह लोदी सुल्तानों के प्रभाव से लगभग मुक्त था और इसलिए उसने यहां पर शरण ली थी। इस काल में छोटा नागपुर के नागवंशी शासक आपके राजा प्रतापकर्ण, आपके छत्रकर्ण और विराटकर्ण, ध्यान रखिएगा विराटकर्ण लोदी वंश के शासनकाल में प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण नागवंशी शासक थे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिल शाह द्वितीय जो थे वह खानदेश के शासक थे और इन्होंने झारखंडी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया गया है बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था
बी है नासिर खान लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ था। सी है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ में उपयोग किया था। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यदि तीनों कथनों पर हम लोग विचार करते हैं तो तीनों कथन यहाँ पर सत्य पाए जाते हैं। और शेरशाह सूरी जो थे वो मुगलों के विरुद्ध इन्होंने अपने संघर्ष में झारखंड का उपयोग बड़ी सहजता और सुलभता के साथ में किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या उपगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, जिसने कि अपने साम्राज्य में झारखंड को मिलाया था। और उस समय झारखंड पुंड्रवर्धन में शामिल था, जो कि बंगाल का इलाका हुआ करता था। और समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख यदि हम लोग देखें तो हम लोग आपका प्रयाग प्रशस्ति की ओर देखते हैं, जिसके रचनाकार कौन थे? हरिसेन थे। और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में ही प्राप्त हो जाता है। समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया, यह भी ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर को समुद्रगुप्त के शासन काल में मुरुंड देश कहा गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के आठविक विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। आठविक विजय का उल्लेख यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है शेरशाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। बी है इस आक्रमण में खवास खान ने दरिया खा लोहानी के साथ आक्रमण किया था। सी है शेरशाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ था। डी है इस आक्रमण में शेरशाह को 2 बाघों की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ अगर हम लोग चारों कथन को देखते हैं तो चारों कथन में से ऑप्शन डी का जो कथन है शेरशाह को 2 बाघों की प्राप्ति हुई थी, यह कथन गलत है। बाकी ऊपर के तीनों कथन ए, बी और सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया था? ऑप्शन है 1615, 1616, 1617, 1618 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान ने 1617 ईस्वी में खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर अपना कब्जा कर लिया था। और यह आक्रमण कब हुआ था? तो मूल रूप से आपका जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। और जहांगीर के शासनकाल के ही दौरान दुर्जन साल को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था, जिसके पश्चात जो है कि 6000 रुपए का लगान राशि देने पर इसे वहां से मुक्त किया जाता है। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इसके पीछे भी एक कहानी थी कि जहांगीर को पता था कि दुर्जन साल हीरो का पारखी है, और जब हीरो का व्यापारी उसके पास नकली हीरे बेचने के लिए आता है तो दुर्जन साल को बुलाता है और नकली और असली हीरे की पहचान करने के कारण ही दुर्जन साल को जहांगीर मुक्त करता है, इसे मनसबदार बनाता है। 1000 का मनसब इसे प्रदान किया गया था और इसे ग्वालियर के किले से मुक्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल को शाह की भी उपाधि प्रदान की जाती है, जिसके पश्चात आपका नागवंशी शासक जो थे वह शाह की उपाधि धारण करने लगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। बी है इस अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना तथा छोटा नागपुर से होते हुए चैतन्य महाप्रभु के गुजरने का उल्लेख है। सी है इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। और डी है उपर्युक्त में से सभी। तो ऊपर के तीनों कथन पर यदि हम लोग विचार करते हैं तो झारखंड का चैतन्य चरितामृत में पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है। और जब संथाल परगना तथा छोटा नागपुर से होते हुए चैतन्य महाप्रभु गुजरे थे तो उसका जिक्र भी इसमें प्राप्त हमें हो जाता है। और इन्होंने संथाल परगना के विभिन्न गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। ये तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? ऑप्शंस हैं आपके दाऊद खां, अब्दुल्ला खां, शेर खां या हजीजुद्दीन आजमल मुल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने हजजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? ऑप्शन है तेलियागढ़, बगोदर, सरिया या बरही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तेलियागढ़। तेलियागढ़ के ही रास्ते शेरशाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार किया था और उल्लेखनीय तथ्य है कि तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह कई बार कई प्रश्नों में कई एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जा गया है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी शासक कौन था? ऑप्शन है शिवदास कर्ण, बेनुकर्ण, छत्रकर्ण और प्रताप कर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवदास कर्ण फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में नागवंशी शासक था। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शमसे सिराज अफीक ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? तो ध्यान रखिएगा, अकबरनामा और शमसे सिराज अफीक ने झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। और शहबाज खां, ध्यान रखिएगा, शहबाज खां कंबू, शहबाज खां कंबू को झारखंड पर अभियान के लिए अकबर ने भेजा था। शहबाज खां कंबू के शासन काल में जो अपन छोटा नागपुर के नागवंशी शासक थे वह थे आपके मधुकर्ण। मधुकर्ण नागवंशी शासक थे और इसे पराजित करके ही मुगल शासन का करदाता राज्य बनाया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था? ऑप्शन है दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह, मधुकर्ण शाह और विनय सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुकर्ण शाह ने आपका उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था। और यह जो अभियान हुआ था यह आपका 1590 से 1592 ईस्वी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था? ऑप्शन है मेदिनी राय, चित्रजीत राय, सहबल राय या भागवत राय। तो ध्यान रखिएगा, राजा मानसिंह ने जब आक्रमण किया था तो चेरो राजा थे भागवत राय और इन्हें पराजित करके मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए लेता था हाथी, सोना, लकड़ी या घोड़ा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हाथी जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए लेता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए है भागवत राय को पराजित करके 54 हाथियों को अब अकबर के समक्ष पेश किया गया था। बी है आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान हैं क्षय और चंपा परगने के रूप में ये बिहार सूबा में शामिल किया गया था। सी है शहबाज खां कंबू ने नागवंशी राजा मधुकर्ण को पराजित किया था और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन को यदि हम विचार करते हैं तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है नागसेन, राहुल, संघमित्रा और रक्षित। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में राहुल मैं नहीं आया था, तो आया कौन था? ऑप्शन डी रक्षित आया था। ध्यान रखिएगा, रक्षित नामक धर्माधिकारी को भेजा था जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार झारखंड में किया था। और संघमित्रा को कहां भेजा गया था? तो संघमित्रा को आपका श्रीलंका भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका भेजा गया था। कहां?
संघमित्रा को। और राहुल कौन था? तो राहुल महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था। और नागसेन की बात करें तो नागसेन आपका बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों के रचयिता है, जिसे मिलिंद के प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। और मिलिंद था कौन? तो मिलिंद आपका राजा मिनांडर था। मिनांडर आपका मिलिंद के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड के इतिहास का एमसीक्यू सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों का रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हुआ होगा। साथ ही साथ यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करने का प्रयास करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।